हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टी सीरीज क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा आवेशन, यानी चालन द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन और जो अपना प्रेरण द्वारा जो आवेशन होता है उसके बारे में अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और पीछे वाला जो अपना वीडियो रहा था उसके अंदर अपन ने घर्षण के द्वारा आवेशन था उसके बारे में थोड़ी बहुत जो बातें थी अपन ने जानी थी, पर तो अब मैं उसको दोबारा एक बार और रिवाइज कर दूंगा कि जो घर्षण द्वारा आवेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, और जो उसके अलावा जो पॉइंट थे कि मैंने आपको बताए थे कि घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा जो आवेशन होता है, उन तीन पॉइंट बताए थे मैंने आपको। उन तीनों पॉइंटों के बारे में अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां मैंने सबसे पहले आपको जो बताया था वो बताया था घर्षण द्वारा आवेशन, कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। तो शुरुआत के अंदर जब विद्युत की जो खोज हुई थी वो घर्षण के द्वारा आवेशन यानी घर्षण करके ही पैदा हुई थी। तो उसी मतलब इसके द्वारा ही क्या हुई थी, विद्युत पैदा। तो यहाँ से विद्युत हुई और बाद में प्रयोग होते होते अपने पास जो एसी और डीसी जो आज के दिन है अपने पास, किस प्रकार प्रेरण द्वारा जो पैदा होती है या जनरेटर द्वारा पैदा होती है, किसी भी प्रकार जो पैदा होती है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और उसके बाद जो अपने पास आता है वो आता है चालन द्वारा आवेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, और बाद में आता है स्थिर विद्युत प्रेरण। ठीक है, स्थिर को बोलते हैं स्टैटिक, विद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल और प्रेरण को बोलते हैं इंडक्शन, यानी कि इंडक्शन के द्वारा आवेशन। तो ये किस प्रकार होते हैं, अगर इसके बारे में अपन बात करें तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्या, ये कोई कांच की छड़ है। सबसे पहले बात करता हूँ घर्षण के द्वारा आवेशन की। कांच की छड़ है मेरे पास, या कोई एम्बर की छड़ मान लीजिए, या किसी की भी छड़ मान लीजिए। ये मेरे पास क्या है, कोई ऊन वगैरह है या कोई मखमल वगैरह या बिल्ली की खाल है। अगर अपने इसको इससे रगड़ते हैं, यानी इसको इससे अपन रगड़ेंगे तो इनके अंदर एक आवेश आ जाएगा। जिस प्रकार अगर मैं इस मार्कर को मैं बालों में घुमाता हूँ तो इसके ऊपर घर्षण होगा। घर्षण होने की वजह से इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आवेश एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको कोई कागज़ के पास लेके जाता हूँ, कोई कागज़ वगैरह है, पेपर वगैरह, उनके टुकड़ों के पास लेके जाता हूँ, ये उनको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्शन करेगा उनका। तो ये आपने देखा भी, वो चुंबकीय भांति क्या करता है, काम करता है। तो वो क्या था, अपने पास घर्षण के द्वारा आवेशन था। ठीक है, और परंतु इसका दोष ये था कि अपन इससे ना तो कोई लैंप जला सकते हैं, ना ही कोई प्रेस कर सकते हैं, ना कोई हीटर काम में ले सकते हैं, यानी कि इसका उपयोग नहीं रहा, कोई भी इसका उपयोग नहीं है। तो इसलिए इसके द्वारा जो आवेशन होता है, यानी ये जो विद्युत थी अपने पास घर्षण के द्वारा पैदा हुई थी, उसका कोई भी प्रायोगिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। तो उसका अंत वहीं पर हो गया था। उसके बाद में वोल्टा आया था। वोल्टा ने लगभग 1800 ईस्वी के अंदर चल विद्युत की क्या कर दी, खोज कर दी। इस विद्युत को अपन क्या बोलते थे, घर्षण के द्वारा जो पैदा होती है उसको अपन अचल विद्युत बोलते थे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका कोई उपयोग नहीं रहा। तो बाद में इसका क्या हो गया, वहीं पर अंत हो गया। उसके बाद में अपने पास चल विद्युत आ गई। अब बात करते हैं अपन चालन आवेशन के बारे में। चालन आवेशन की अगर बात की जाए, मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई गोला। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई गोला। इसके अंदर दोनों वस्तुएं क्या होनी चाहिए, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल बोले तो बिना धातु वाली चीज़ें होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा। हाँ, एक चीज़ अगर धातु की होगी तो काम करेगा, और दोनों चीज़ें धातु की हुई, यानी कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई लोहे की चीज़ है, यहाँ पर भी कोई लोहे की चीज़ है, और दोनों को मैं घर्षण करवाता हूँ तो वहाँ पे कोई आवेश पैदा नहीं होगा। यानी उनके अंदर एक चीज़ तो क्या होनी चाहिए, नॉन मेटल होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करता हूँ चालन के द्वारा। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, दो गोले ले लिए धातु के, तो इसके अंदर दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, मेटल वाली होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा। ठीक है, ये मान लीजिए एक गोला है मेरे पास, ये एक मेरे पास गोला है, इस पे ये क्या है, आवेशित, फुल आवेशित है ये। ठीक है, जब मैं इस गोले को इसके पास लेके जाता हूँ, ठीक है, इस गोले को इसके पास लेके जाता हूँ, तो जब ये दोनों टच होंगे, किसी वायर के माध्यम से टच हो गए या ऐसे टच कर दिए इनको, तो इसका जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। टच करने पर इसका आवेश इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र। यहाँ से उठ के जाएगा आवेश, इसके ऊपर चला जाएगा, तो इस पर क्या हो गया, ट्रांसफ़र। यानी मैंने उनको क्या किया, टच किया। और ये दोनों चीज़ें नॉन मेटल रही, दोनों चीज़ें क्या रही, नॉन मेटल, या इनमें से एक चीज़ को नॉन मेटल। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई कांच
कांच का गोला ले लिया मैंने, और ये मेरे पास क्या धातु का गोला, और मैं इसे लेके जाता हूँ तो कांच के ऊपर कभी भी आवेश से ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि अब जो अपने कांच जो होता है वो क्या होता है, अचालक, ठीक है। तो वो आवेश का ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। जब ये दोनों मेटल वाले होंगे तो ये वाला आवेश इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। या तो बीच में कोई वायर लगाना पड़ेगा अपने को, या दोनों क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या था अपने पास, चालन द्वारा आवेशन। अब देखिए ये वाला जो आवेश है, ये वाला आवेश मान लीजिए इसके ऊपर क्या है, 10 कूलाम आवेश है। जब तक दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाए, यानी इस गोले का आवेश इस गोले के बराबर नहीं हो जाए, तब तक क्या होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा। मान लीजिए ये 10 कूलाम था, दोनों बराबर के गोले हैं, 1 kg का ये है, 1 kg का क्या है, ये वाला। तो जब दोनों का आवेश 5-5 कूलाम हो जाएगा, तब तक क्या होता रहेगा, ये आवेश ट्रांसफर होता रहेगा। और मान लीजिए गोलों में डिफरेंस है, तब आवेश को ट्रांसफर होने में भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। पर जब अगर गोले अपने पास इक्वल साइज के हैं, हर चीज़ क्या है उनकी इक्वल यानी बराबर है, तो आवेश जब तक ही ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का आवेश क्या न हो जाए, इक्वल न हो जाए, तब तक क्या होगा, उन दोनों पे आवेश ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। और जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो आवेश अपना ट्रांसफर होना क्या हो जाएगा, बंद। ये क्या था अपने पास, चालन द्वारा आवेशन। अपने इसके अंदर क्या किया, इन गोलों को या तो किसी वायर के माध्यम से टच किया, या इन दोनों को पारस्परिक रूप से क्या कर दिया, टच कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आवेश ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने स्थिर वैद्युतिक प्रेरण आवेशन के बारे में। इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, ये वाला और ये वाला। ये वाला ज़्यादा काम नहीं आता, ये वाला इसलिए काम आता है क्योंकि जो अपने शुरुआत में जो बिजली की खोज हुई थी, विद्युत की, वो इसी के द्वारा पैदा हुई थी, इसलिए इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्थिर वैद्युतिक प्रेरण। मान लीजिए मेरे पास क्या है, गोला, कोई आवेशित गोला है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेरण शब्द। ये वाला जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, इसको बोलते हैं अपन इंडक्शन, ठीक है। इसके अंदर इंडक्शन का मतलब ये होता है, कोई भी चीज़ अपने पास, एक मान लीजिए ये कोई चीज़ है, ये मेरे पास कोई दूसरी चीज़ है, इन दोनों बिना टच किए इधर वाला आवेश इधर क्या करना है, अपने को ट्रांसफर करना है, वो क्या होता है, इंडक्शन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडक्शन। ये मान लीजिए मेरे पास क्या कोई दूसरा गोला, इन दोनों के बीच में दूरियाँ हैं, दोनों एक रूप, ना तो कोई किसी वायर से टच हैं और ना ही दोनों पारस्परिक रूप से टच हैं, दोनों बीच में क्या है, फिक्स दूरियाँ, मान लीजिए कोई r दूरी है, ठीक है। अब ये वाला आवेश इसके ऊपर ट्रांसफर करना है, अब कैसे होगा, मान लीजिए वाला गोला मैं इसके पास लेके जाऊंगा, तो ये क्या है, मेरे पास पॉजिटिव आवेश है यहाँ पे, और इसके ऊपर तो ये उदासीन गोला है, यानी कि शुरुआत में गोला क्या रहता है, उदासीन रहता है, ठीक है। उदासीन गोला, इसके अंदर उदासीन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे पॉजिटिव वाले आवेश और नेगेटिव वाले आवेश क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, उसको क्या बोलते हैं अपन, उदासीन बोलते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज, यानी कि उदासीन हो जाते हैं वो, ठीक है। यानी -1 +2 +1 क्या हो जाएंगे, 0, ये क्या हो गया, उदासीन। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसके अंदर आवेश नहीं, आवेश हैं, ठीक है। जब मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगा, प्लस वाले आवेश किसको आकर्षित करेंगे, नेगेटिव वाले आवेश को अपनी तरफ क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, यानी पॉजिटिव वाले आवेश नेगेटिव वाले आवेश को क्या करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। ये मैंने आपको आवेश के जब आवेश पढ़ाया था उसके अंदर बताया भी होगा पिछले वाले वीडियो के अंदर कि प्लस में क्या होता है, रिपल्सन, और माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है, और माइनस में भी क्या होता है, रिपल्सन, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले किसको आकर्षित करेंगे, नेगेटिव वाले, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव वाले, और पॉजिटिव वाले किधर चले जाएंगे, इधर की तरफ, क्यों पॉजिटिव वाले को क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन यानी प्रत्याकर्षण होगा, और इनका क्या होगा, आकर्षण। तो अब इधर रहेंगे प्लस वाले, इधर क्या रहेंगे, माइनस वाले। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ग्राउंड, ये पॉजिटिव वाले आवेश सारे कहाँ पे चले जाएंगे, ग्राउंड के अंदर। तो इस गोले के अंदर क्या बच गया, नेगेटिव वाले आवेश। अब ग्राउंड को हटाया और इस गोले को इधर साइड में ले गए अपन, तो ये गोला क्या हो गया, अपने पास नेगेटिव रूप से चार्ज हो चुका है। तो मैंने बिना टच किए इस गोले को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। तो यही क्या है अपने पास, स्थिर वैद्युतिक प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। अब आवेश शब्द के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, आवेश एक अदिश राशि है, इसकी ना तो कोई दिशा होती है ना कोई परिमाण होता है, यानी कि क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि। ये बात आप याद रखें, इसको लिख भी लेना स्टार पॉइंट लगा के,
कई बार पूछा भी जाता है कि आवेश किस प्रकार की राशि है। आवेश एक अदिश प्रकार की राशि है और करंट भी अपने पास क्या होती है, एक प्रकार की अदिश राशि होती है। ठीक है, तो करंट के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, वो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आपको मिल जाएगा करंट अदिश राशि क्यों होती है, उसके बारे में उसके अंदर पूरा बताया गया है, आप देख सकते हैं। और ये था अपने आवेशन की विधियाँ। अब जो बात करने वाली हैं अपन, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद में जो पॉइंट आएगा अपने पास क्या आएगा, वैद्युतिक क्षेत्र और विभवांतर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विभव और विभवांतर। ठीक है, इनके बारे में अपन जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। थोड़ी बात करने वाले हैं अपन। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, वैद्युतिक क्षेत्र के बारे में। तो देखते हैं वैद्युतिक क्षेत्र के बारे में। देखिए वैद्युतिक क्षेत्र, वैद्युतिक क्षेत्र, तो उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको। अभी जो स्थिर वैद्युतिक प्रेरण के बारे में बताया था, मान लीजिए जब अपना आवेश ट्रांसफर होगा तो कितना होगा, कुछ ना कुछ तो मान होगा ना उसका। अपने को क्या होता है, ऐसा पता नहीं लगता कितना भाई आवेश जो ट्रांसफर हुआ है प्रेरण के द्वारा, कितना वहाँ पे आया है कितना नहीं आया, उसका भी तो पता करना होता है। तो उसको अपन किस प्रकार पता कर सकते हैं आवेश को, उसके लिए एक फॉर्मूला है अपने पास। मान लीजिए मेरे पास क्या था, गोला, ये मेरे पास क्या था, दूसरा गोला। इस पे जो आवेश ट्रांसफर हुआ है, ये मान लीजिए क्यू डैश ट्रांसफर हुआ था और यहाँ से ये क्यू आवेश वाला गोला था। तो इसके लिए जो फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, क्यू डैश का मान बताना है अपने को, तो क्यू 1 - 1/εr। इस फॉर्मूले से अपन इसको बता सकते हैं। भाई इस गोले का आवेश हो और εr का मान अपने पास हो तो अपन किसका मान बता सकते हैं, यहाँ पे जो आवेश ट्रांसफर हुआ है उसका मान अपन आसानी से बता सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख लेना, अगर आपको जरूरत हो तो आप लिख सकते हैं उसको। और अपने पास जो ये होता है क्या है, इसको बोलते हैं εr, यानी कि पेरावैद्युतांक। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरावैद्युतांक। अब बात करते हैं अपन वैद्युतिक क्षेत्र। मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई ये क्यू आवेश है, क्या है मेरे पास, ये क्यू आवेश। जिस प्रकार मान लीजिए मेरे पास कोई चुंबक होती है, उसके चारों तरफ क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। उसी प्रकार इस आवेश के चारों तरफ क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसा एरिया होगा जिसको अपन अनुभव यहाँ पे कर सकते हैं। चुंबक है, चुंबक के चारों तरफ क्या, चुंबकीय बल रेखाएं, यानी बल तो लगता है ना चुंबक का। तो उसको अपन कैसे न कैसे पता कर सकते हैं। अब पता करने का तरीका क्या है अपने पास, मान लीजिए मेरे पास ये चुंबक है, इसके पास अगर मैं दूसरी चुंबक लेके आऊँ, ये चुंबक यहाँ पे है, तो इसका जो एरिया था वो इतना ही था, मेरे को पता नहीं लगा कि भाई यहाँ पे चुंबक में बल रेखाएं हैं या नहीं है। तो इस चुंबक को मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ, पास में लेके आता हूँ। जब इसके पास में यहाँ पे बल लगना स्टार्ट हो जाएगी, या तो आकर्षण का होगा या प्रत्याकर्षण का, यानी या तो दूर भगाएगी या अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी उसको। तो यहाँ से अपने अनुभव हो जाता है कि यहाँ पे क्या है, चुंबक है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर हैं, इसका एरिया है चुंबक का यहाँ पे। इस प्रकार अपने को क्या हो जाता है, अनुभव। उसी प्रकार अपन ये वाला जो आवेश है, इसके पास अगर दूसरा आवेश लेके आते हैं तो अपने इसके एरिया का पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे ये जो ये वाला जो आवेश है, ये वाला आवेश, इसका एरिया यहाँ पे बना हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, वैद्युतिक क्षेत्र। और चुंबक के अंदर इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबक की बात थी, तो क्या आ गया अपने पास, चुंबकीय क्षेत्र। और ये मेरे पास एक आवेश की बात, तो मेरे पास क्या आ गया, एक वैद्युतिक क्षेत्र। ठीक है, तो अपन अनुभव कैसे कर सकते हैं, एक आवेश के पास दूसरे आवेश को लाकर अपन ये अनुभव कर सकते हैं कि इस आवेश का यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है, जो क्षेत्र है वो है, और इसका बल का अनुभव अपने को यहाँ पे होता है, जिस प्रकार चुंबक में होता है। इसे क्या बोलते हैं, वैद्युतिक क्षेत्र। इसके बारे में कोई ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। अब बात अपन किसी करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कूलाम के नियम की। भाई यहाँ पे जो आवेश है, इस आवेश के पास में इस आवेश को लेके तो बल तो लगा होगा ना, ये बल कितना बल लगा होगा, क्या बल लगा होगा, उसके बारे में। तो कूलाम का नियम, तो बता देता हूँ। अपन इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं सिर्फ नॉर्मल जो सामान्य जो बातें होती हैं उन्हीं का पता कर रहे हैं।
पूरे नॉलेज इसके वीडियो के अंदर अपन नहीं ले रहे, क्योंकि अपन फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ सामान्य बातें इसलिए पता कर रहे हैं, यह चीज़ें अपने आगे काम में आने वाली हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई चुंबक वाला चैप्टर है तो वहाँ पे भी अपने कूलाम का नियम में काम आएगा। तो सिंपल बातें अपन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ नॉर्मल बातें आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में, यानी कि जो बेसिक जो नॉलेज है वो पता होना चाहिए आपको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कूलाम के नियम के बारे में एक वीडियो मेरा बनाया हुआ है, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। भाई कूलाम का नियम कैसे सिद्ध हुआ, किस प्रकार आया, पूरी जानकारी उस वीडियो में दी गई है। देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई Q1 आवेश है, ये मेरे पास क्या है, कोई Q2 आवेश, और इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है मेरे पास R। कूलाम नाम का जो वैज्ञानिक था उसने इस प्रकार सिद्ध किया कि ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई आवेश, इस आवेश के पास इस वाले आवेश को क्या कर दिया, उसने रख दिया, ठीक है। रखने के बाद इसने एक बल अनुभव किया उसके ऊपर, ठीक है। और बाद में इसका मान इसके मान को क्या रखा, स्थिर रखा, इसके मान को बढ़ा दिया, दुगना कर दिया। तो ये यहाँ पे लगने वाला बल क्या हो गया, दुगना, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इसके मान को स्थिर रखा, इसके मान को क्या कर दिया, दुगना, तो भी क्या हो गया, बल दुगना हो गया। फिर उसने क्या किया, दोनों के मान को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, तो बल क्या हो गया, 4 गुना। अब उसने फिर किसी साथ छेड़छाड़ की, दूरी के साथ, दूरी को आधा किया, तो स्क्वायर में क्या हो गया, बल का मान, स्क्वायर में बल का मान क्या हो गया, बढ़ गया। और दूरी को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, तो स्क्वायर में बल का मान क्या हो गया, अपने पास यहाँ पे घट के आ गया उसके पास। तो उसने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पे जो बल है, कुछ लग रहा है दोनों आवेशों के मध्य, वो बल, उस बल को अपन कैसे दिखाते हैं, F से लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और इनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के विलोमानुपात में होता है वो बल, ठीक है। यानी कि जो ये भी आवेश बल लगाएगा, ये भी आवेश बल लगाएगा, ये इधर से बल लगाएगा, ये इधर से बल लगाएगा, और इनके जो बीच की दूरी होगी उसी के अनुसार बल लगेगा। मान लीजिए मेरे पास क्या लीजिए, ये चुंबक है, मेरे पास ये वाले चुंबक है, दोनों चुंबक पास में लेके आता हूँ और इसको पास में लेके आऊँ तो कम बल लगेगा। अगर दोनों को बराबर गति से पास में लेके आता हूँ तो उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, बल वहाँ पे लगेगा। तो उसने क्या अनुमान लगाया कि यहाँ पे लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, और इसके जो बीच की दूरी होती है जिसको अपन R बोल रहे हैं, उसकी स्क्वायर क्या होता है, विलोमानुपाती। जब उसने इसको हटाया तो यहाँ पे क्या गया, K, और K क्या होता है, एक स्थिरांक, K क्या होता है, एक स्थिरांक, जिसको अपन किससे दिखाते हैं, K बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, इसको हवा की विद्युतशीलता भी बोला जा सकता है। इसे जो मानो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, मान होता है, जिसको आपको याद कर लेना है कि यहाँ पे जो K का मान आएगा वो क्या आएगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति सी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि न्यूटन यहाँ पे किस लिए, बल के लिए है, और मीटर होता है वो दूरी के लिए होता है। ये मान आपको याद है, कर लेना है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.854 × 10⁻⁻12। इसका मात्र क्या कर दो, उल्टा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इसका क्या होता है, उल्टा ही होता है, तो इसका मात्र क्या कर दो, उल्टा, मात्र क्या हो जाएगा, सी की स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर की स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। तो ये होता है इसका मान, और आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बल लगता है, अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ इसको, तो ये मान लीजिए मेरे पास क्या प्लस वाला आवेश, ये मेरे पास क्या प्लस वाला, और एक और ले लेता हूँ मैं, ये मेरे पास क्या माइनस वाला, ये क्या मेरे पास प्लस वाला। इनके बीच में क्या होगा, प्रत्याकर्षण, इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण। जब इनको पास में लेके आता हूँ, ये इसको धकेलेगा इधर, ये इसको धकेलेगा इधर, तो दोनों में जो बल लगा वो क्या लगा, विपरीत बल लगा। तो याद रखना पहला पॉइंट क्या हो गया, कूलाम के नियम के अनुसार दोनों में लगने वाला बल क्या होता है, विपरीत। दोनों में लगने वाला बल क्या होता है, विपरीत। और इसकी बात करूं तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों में लगने वाला बल विपरीत हो गया, ये इधर लगा है, ये इधर लग रहा है, इसमें ये इधर लग रहा है तो ये इधर, तो दोनों में लगने वाला बल क्या हो गया, यहाँ पे विपरीत, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, अब विपरीत कोई बल लग रहा है, दो आवेश बराबर हैं,
मान लीजिए मेरे पास जो आवेश हैं वो दोनों क्या है कि कूलाम के, और दोनों में बल लग रहा है विपरीत। मान लीजिए इसमें विपरीत लग रहे हैं, दोनों विपरीत लगे, उनको जोड़ेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, इनका बल का मान 0, यानी कि दोनों आवेशों पे लगने वाले बल का जो योग होता है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे 0 हो जाता है। अब बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट की। जब दोनों के मध्य बल लगेगा, बराबर लगेगा बल, भाई ये भी उतने लगेगा, ये उतने लगेगा, तो ये मान लीजिए ये आवेश यहाँ पर थे तो यहाँ से यहाँ पे खिसक गया है, ये भी यहाँ पे खिसक गया, मतलब दोनों बराबर दूरी यहाँ पे क्या करेंगे, तय करेंगे। तो दोनों की गति क्या होगी, दोनों का वेग क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का वेग क्या होगा, बराबर। तो बल भी क्या लगा रहे हैं, बराबर लगा रहे हैं, तो वेग भी उन दोनों का क्या होगा, वहाँ पे इक्वल होने वाला है। ठीक है, वाले पॉइंट थे कूलाम का नियम, सिंपल सी भाषा में बता दे, इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हो। और अपने इसके बारे में जो पूछा जाता है, कभी अपने पास Q1 का मान दे दिया, कभी Q2 का मान दे दिया, R का मान दूरी का मान दे दिया, तो F का मान पूछ लिया, और K का मान अपने को पता ही होता है, यहाँ से आप बता सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, तो आप उनको हल कर सकते हैं। आपको जो गूगल वगैरह पे सर्च करके आप उनके क्वेश्चन भी देख सकते हैं, तो उनको आप हल कर लीजिएगा। कई बार अपने जो बिजली बोर्ड वगैरह जो होती हैं उनके अंदर पिछली बार 1-2 क्वेश्चन आए भी थे, उनको आप देख सकते हैं पुराने पेपर उठाकर। ठीक है, अब जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसके बारे में कई बार कन्फ्यूजन रहता है। उस पॉइंट को मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिएगा उस पॉइंट को। पॉइंट का नाम है विभव और विभवांतर। विभव व विभवांतर। ठीक है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है। अपने इस कन्फ्यूजन वाले पॉइंट को आज दूर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है, उनके बारे में एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं सिंपल सी भाषा में। मान लीजिए ये मेरे पास क्या, एक पानी की टंकी, ये इतनी भरी हुई है, और ये टंकी इतनी ऊंचाई पे क्या है, इसको रखा गया है इतनी ऊंचाई पे। ये क्या हो गया, इसका स्तर, भाई कितनी ऊंचाई पे इसको रखा गया है। ये मेरे पास क्या है, कोई दूसरी टंकी, ये भी इतनी भरी हुई है, इसको भी इतनी ऊंचाई पे रखा गया है। ठीक है, इस टंकी को मैंने इससे जोड़ दिया, ये लो पाइप के माध्यम से मैंने इसको जोड़ दिया। अब ये इसका जो ऊंचाई है वो क्या है, ज़्यादा, और इसी ऊंचाई क्या कम है, तो ऊपर वाला पानी कहाँ पे आ जाएगा, नीचे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, नीचे। तो सीधी सी बात, अगर इनकी ऊंचाई बराबर होती तो जब तक इनका लेवल बराबर नहीं हो जाता पानी का, तब तक पानी जाता, और जब लेवल बराबर हो जाता पानी नहीं जाता। अब चाहे टंकी भर जाए फिर भी ये पानी कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, ना कि ये वाला पानी ऊपर जाएगा। यानी इसका जो स्तर है वो क्या है, कम, इसका स्तर क्या है, उच्च। तो उच्च से निम्न स्तर की तरफ क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। उसी प्रकार अपने जो आवेश होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो आवेश जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या करते हैं, किसी, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई कंडक्टर यानी कि वायर, एल्यूमिनियम या तांबे का किसी का भी, इसके अंदर ये वाला क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, ये वाला कोई क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये वाले इलेक्ट्रॉन तब भी बहेंगे जब उनके बीच में स्तर क्या हो जाए, उच्च या निम्न हो जाए। जब दोनों का स्तर बराबर हो गया, और इस टंकी में इसको बराबर रख देते हैं, यहाँ पे ये पानी थोड़ी जाता है, इधर नहीं जाता। जब दोनों का स्तर क्या होता, बराबर होता, तो पानी वहाँ पे लेवल में नहीं जा पाता। उसी प्रकार इन दोनों का स्तर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो यहाँ पे पानी नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, किसी बैटरी से जोड़ देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने क्या जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया वायर को। जब मैं बैटरी के वायर को जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन की अधिकता, क्यों ऋणात्मक है, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अधिक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी। तो यहाँ पे स्तर जो हो गया वो क्या हो गया, कम। पर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे क्या कम है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, अंतर हो गया। ये तो हो गया इनकी विभव, और इनके बीच में जो अंतर हो गया उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर। जिस प्रकार टंकी के बीच में हुआ। और सिंपल सी बात से हम बात करूं, स्तर की वजह से जो पानी बहता है, उसी प्रकार स्तर में अंतर की वजह से क्या बहती है, करंट बहती है, यानी कि आवेश बहता है। और ये क्या होता है मेरे पास, विभवांतर। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर, ये तो था अपना एग्जाम्पल। अब रिजल्ट वाले जो तरीका है उसके अनुसार और समझा देता हूँ एक बार, उसके अनुसार आप देख लीजिए। ये मान लीजिए मेरे पास क्या कोई इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास क्या कोई, ऐसे मान लीजिए ये Q1 है,
ये Q2 है, इन दोनों के बीच में ये कोई आवेशित गोला है, ये आवेशित गोले के अंदर पड़े हैं और इसके अंदर जब इन दोनों आवेशों के मध्य क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा भाई, एक का कम पड़ गया, एक का ज़्यादा आवेश हो गया, तो क्या बहने लग जाएगी, करंट बहने लग जाएगी। जिस प्रकार मैंने कंडक्शन वाले के अंदर बताया था, जब तक आवेश बहेगा, जब तक दोनों का आवेश क्या हो जाए, इक्वल न हो जाए, तब तक क्या बहता रहेगा, आवेश बहता रहेगा। जब दोनों के बीच में अंतर होगा तब तक क्या, ये आवेश या तो इधर, ये वाला आवेश इधर, मतलब एक तरफ बहते रहेंगे, तब तक ही बहेंगे जब तक क्या होगा, इनके बीच में अंतर। जब अंतर बराबर हो गया, अंतर क्या होगा, शून्य, तो इन दोनों का आवेश का बहना क्या हो जाएगा, बंद। जैसे मान लीजिए घर में अपन क्या आता है, फेज आता है और दो फेज उठा लीजिए, दोनों फेज अगर अपन शॉर्ट करते हैं, यानी कि घर के अंदर सिंगल फेज सप्लाई आती है, एक आता है फेज, एक आता है न्यूट्रल, ये फेज इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर वाला फेज उठा के अगर अपने इधर करते हैं टच, तो वहाँ पे धमाका बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होता, इन दोनों का आवेश क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर मैं इसको न्यूट्रल के साथ क्या कर देता हूँ, टच कर देता हूँ, न्यूट्रल का आवेश क्या अलग है, इसका आवेश क्या अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुरंत प्रभाव से धमाका हो जाएगा। तो ये थे इनके विभव, इनके बीच में जो अंतर था आवेश का, उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर, और इसको बोलते हैं विद्युतिक दाब। नाम क्या देते हैं, विद्युतिक दाब, विद्युतिक दाब। ठीक है, अब विभव क्या होता है, विभव होता है, विभव की अगर परिभाषा की बात की जाए, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पर तो आवेश अपने पास Q1 Q2 थे पहले। ठीक है, इस आवेश को, ये वाला जो Q1 आवेश था, उसको मैं कहीं ना कहीं से तो लेके आया होगा, ये थोड़ी यहीं पर पड़ा था, ये कहीं ना कहीं से मैं उसको क्या किया था, लेके आया था। तो अब उस जगह अपने पता नहीं कहाँ से लेके आया, कोई अनंत दूरी से, कोई इनफाइनाइट दूरी से उसको क्या लेके आया था, लेके आया था मैं। ठीक है, लेके आने में जो किया गया कार्य था, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युतिक दाब, यानी विभव। क्या बोलते हैं, विभव। यानी कि ये Q1 आवेश था, तो इसके लिए इसने कार्य क्या किया, W1, यानी यहाँ से इसको लेके आए, तो काम क्या हुआ अपने पास, W1। तो एक गुलाम के लिए कितना काम हुआ, W1/Q1। अब 1 तो अगर 2 है तो 2 रख लेना, अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी मत रखना, उससे कोई मतलब नहीं है अपने पास। तो एक गुलाम आवेश के लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W/Q। जिस प्रकार 5 पेन का कितना रुपये है, 25 रुपये, तो एक पेन का कितना रुपये हो जाएगा, 25/5, यानी 5 रुपये। तो उसी प्रकार Q1 आवेश के लिए W1 क्या है, मेरे पास का कार्य है। ठीक है, एक गुलाम आवेश के लिए कितना हो जाएगा, W/Q। ठीक है, अब ये वाला जो काम होता है वो किसके बराबर होता है, दाब के बराबर, विभव के बराबर। तो V बराबर क्या हो गया, W/Q। क्या होगा, V बराबर W/Q। अब W किसका, W का मात्रा क्या होता है, जूल। अगर अपना असही मात्रा की बात करें, क्या होता है, जूल। Q का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो विभव यानी कि विद्युतिक दाब का मात्रा क्या हो गया था, विद्युतिक दाब, इसका मात्रा क्या हो, जूल प्रति कूलाम। ये इसका क्या होता है, अपने पास एसआई मात्रक होता है। तो अगर पूछा जाए विभव का एसआई मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलाम होता है। और वी को अपन किससे दिखाते हैं, वोल्ट से दिखाते हैं, पता होगा, वोल्ट से। तो एक जूल प्रति कूलाम के बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। ठीक है, वी का जो फॉर्मूला है विभव का, वो क्या होगा, W/Q। और W/Q को, W का मात्रा क्या होता है, यानी कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। और Q का मात्रा क्या होता है, कूलाम, अपन पढ़ा भी था। और इसका जो ऐसे मात्रक हो गया वो क्या होगा, जूल प्रति कूलाम। और 1 जूल प्रति कूलाम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। और आपको पूछा जाए 1 वोल्ट किसे कहते हैं, क्या 1 वोल्ट किसे कहते हैं, और इसके बारे में पूछा जाए तो इसकी सिंपल से सीधी सी भाषा क्या हो जाएगी, 1 जूल बटे 1 कूलाम बराबर 1 वोल्ट। मतलब एक लगा दिया मैंने सभी के आगे। 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, अपने पास 1 वोल्ट कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट की अपने पास परिभाषा हो जाएगी। ये था विभव और विभवांतर। शायद आप समझ गए होंगे विभव क्या है, विभवांतर क्या है। यानी कि दो विभव Q1 और Q2 जो आवेश इनका दोनों का क्या होगा, विभव होगा। उन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, विभवांतर होगा। अपने विभवांतर किस प्रकार दिखाते हैं, अगर ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q2 माइनस Q1, ये क्या हो जाएगा इनका अंतर। या A बिंदु मान लीजिए, B बिंदु मान लीजिए, इन दोनों के बिंदुओं के बीच का अंतर क्या होगा, B माइनस A या A माइनस B, वो भी क्या होगा, विभवांतर होगा। तो शायद आप समझ गए होंगे विभव और विभवांतर क्या है।
ठीक है, तो ये था अपने पास विभव विभवांतर और कूलाम का नियम। सिंपल भाषा पे मैंने दृश्य तरीके से बताए थे, शायद आप सभी समझ गए होंगे। और साथ में आप नोट्स भी बनाया करें, ताकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा काम आती हैं आपके, चाहे आप आगे भी पढ़ोगे तो भी बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। 90% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप किया करें सब्सक्राइब, ताकि ये 90% थोड़ा घट जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने अगले वाली वीडियो में। अगले वाली वीडियो में जो बात करेंगे अपने करेंगे करंट के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लीजिए करंट के बारे में वीडियो। और उसके बाद में अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा कंप्लीट। और उसके बारे में जो बात करेंगे अपन, जो चुंबक वगैरह है या बेसिक विद्युत पदार्थ, इनके बारे में अपने अगले वाली वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो थैंक यू गाइज।